नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मॉडर्न इंडिया के जिस टॉपिक की उसका नाम है खिलाफत मोमेंट। तो अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे इस वीडियो के बनाने में हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। एक बहुत ही डिटेल में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसकी A to Z जितनी भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्जाम के दृष्टि से, वो पूरी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ से अगर आप इतनी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा दावा है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अगर एक आध प्रश्न बाहर आता है तो वो गारंटी है कि कोई भी चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो वो क्वेश्चन उसके लिए भी बाहर होगा। यानी जो जीएस के लिए जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं, वो टोटल मैं कवर कर रहा हूँ। अगर मैं ये दावा करूँ कि 100% कवर कर रहा हूँ तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑप्शनल में कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हो, वो चीज़ें कवर ना हो। क्योंकि अगर जीएस की नज़र से देखा जाए तो लगभग सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, अब तक हमारी जो बात हुई थी पिछले वीडियो में, हमने आपसे इसके पहले जो वीडियो था उसमें 1917 1918 की कहानी आपको बताई। 1917 पिछले इसके दो वीडियो पहले हमने बताए थे चंपारण। 1918 में हमने बताया अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद हमने बताया खेड़ा। फिर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपसे चर्चा की क्या, 1919 हमने आप जो पिछले वीडियो में पहले तो हमने बताया कि 1915 में जो महात्मा गांधी भारत आते हैं वो उनका क्या सीक्वेंस है, और उसके बाद जब ये भारत आते हैं तो फिर 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट की हमने बात की। इसके विरोध में जो आंदोलन किए गए उसकी हमने बात की, सत्याग्रह किया गया, और इसके विरोध में जो जितने भी निर्णय लिए गए उसके साथ ही इसके खिलाफ एक जो जलियांवाला बाग कांड होता है, इस जलियांवाले बाग कांड की हमने बात की। कब हो रहा है? 13 अप्रैल 1919 में। ये बात हमने पिछले वीडियो में की। और इसके आगे हमने क्या बताया कि जब जलियांवाला बाग कांड हो रहा है जो अमृतसर में है, जलियांवाला बाग, इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, एक अंग्रेजों ने कमेटी बनाई। अंग्रेजों ने जो कमेटी बनाई उसे हंटर कमीशन बोलते हैं या हंटर आयोग बोलते हैं, हंटर कमेटी बोलते हैं, हंटर समिति। और जो कांग्रेस ने बनाई, अंग्रेजों को हंटर बोलते हैं, हंटर वाली कमेटी बनाई। जो कांग्रेस ने बनाई उस कमेटी का नाम था तहकीके काते कमेटी। तो और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। तो इतनी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। तो अब इसके बाद जो टॉपिक में बात करना था वो टॉपिक मेनली जो उपस्थित था वो भी 1919 का ही सन है अभी भी, क्योंकि 1919 में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट की आपकी बात की, 1919 में जलियांवाला बाग आपकी बात हो गई। अब 1919 में और क्या है? 1919 में शुरू हो रहा है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की पूरी डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। जो हमें बात करना है आप वहीं पे हम आपसे टारगेट बता देते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या आपसे बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे आपसे खिलाफत मोमेंट की, खिलाफत की। उसके बाद एक छोटी सी जो हमारी भूमिका होगी, ये प्रारंभिक स्टेज जो होगा वो होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के लिए। क्योंकि हमें पता है कि असहयोग आंदोलन की डिस्कशन के लिए हमें समय नहीं बचेगा इस वीडियो में, क्योंकि इस क्लास को भी हम 40 मिनट से कम तो रखने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना पता है कि जो असहयोग जो खिलाफत मूवमेंट है ये हमें 25 से 30 मिनट ले लेगा। उसके बाद हमारे पास 10 मिनट टाइम बचेगा। तो 10 मिनट में हम असहयोग आंदोलन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन के लिए भी कम से कम 25 से 30 मिनट सेपरेटली लगेगा ही लगेगा, खिलाफत से ज़्यादा टाइम लेगा वो। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि 10 मिनट जो बचेगा उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में असहयोग आंदोलन की जो डिटेल होगी हम करेंगे। तो आइए खिलाफत मूवमेंट को शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, खिलाफत मूवमेंट की जब हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें, पहली बात आंदोलन का कारण क्या था इसे हम जानेंगे। उसके बाद क्या जानना है हमें कि जो प्रमुख गतिविधियाँ हुई हैं, कौन कौन सी गतिविधि हुई है, आंदोलन का जो प्रोसेस हुआ वो कैसा हुआ, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और क्या जानना होगा, इसके अलावा कि असहयोग और खिलाफत दोनों एक दूसरे से कब मर्ज हो जाते हैं, इसको हम बात करेंगे। और देखेंगे 1920 का समय आएगा तो जो असहयोग आंदोलन है और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एंड खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों मिल जाएंगे और इसे ट्विन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जुड़वा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी हम आपसे बात करेंगे। तो आप शुरू करते हैं हम पहले खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट का कारण क्या था, इसकी पहले बात समझ लें कि खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो किस कारण से स्टार्ट हुआ। देखिए, पहली बात, खिलाफत मूवमेंट की जो प्रकृति है ये एक राजनीतिक आंदोलन है, ये एक राजनीतिक मूवमेंट है। इस राजनीतिक मूवमेंट में किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी, ये पहली। दूसरी बात आप जान लीजिए कि ये जो युद्ध था, ये जो मूवमेंट था, ये भारत के लिए नहीं, भारत से बाहर के मुद्दे पर ये आंदोलन चलाया गया भारत में। ये एकमात्र मूवमेंट कहें या पहला मूवमेंट कह लें, या ऐसा जो अब तक पूरे इतिहास में भारत के आंदोलन में हुआ था, ऐसा ये पहला था कि जो भारत में चलाया गया आंदोलन था और इशू जो था वो विदेशी था। तो वो कौन सा इशू था विदेशी? राजनीतिक इशू ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, जब प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, तो जो मित्र शक्तियाँ और जर्मनी और तुर्की एक साथ लड़ रहे थे दोनों से, तो इन दोनों शक्तियों के लिए जब फाइनली मित्र शक्तियाँ जीतती हैं तो आप देखेंगे एक एक के साथ अलग अलग संधि होती है। जब एक तरफ हमने बताया कि जर्मनी है और प्लस कौन है, प्लस तुर्की है और अन्य है, लेकिन दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र जीतते हैं, जब जीत जाते हैं तो जर्मनी को पनिशमेंट करते हैं और तुर्की को भी सजा देते हैं और दोनों के साथ अलग अलग संधि करते हैं। जर्मनी के साथ जो संधि करेंगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो है वर्साय की संधि। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि होती है और वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने दंडित करने का काम किया, यानी पनिशमेंट दिया कि तुमने युद्ध को शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वार को, उसके लिए ये आपकी सजा है। लेकिन तुर्की के साथ क्या किया उन्होंने? तुर्की के लिए भी एक संधि लेकर आए उन्होंने। तुर्की के साथ जो संधि लेकर आए उन्हें बोलते हैं सेब्रे की संधि। सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हो रही है और अंग्रेजों ने कहा या मित्र राष्ट्रों ने कहा कि जो सेब्रे की संधि है, इस संधि के तहत जो तुर्की साम्राज्य है इसका विखंडन होगा, ये कई भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है ये भी तुर्की साम्राज्य का भाग हुआ करता था। अच्छा, तुर्की साम्राज्य में कौन था? आप देख रहे हैं इमेज में, ये जो आपको इमेज दिख रही है तुर्की साम्राज्य का इमेज है। देख सकते हैं ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ था, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, यानी ये 3 कॉन्टिनेंट में फैला है। ध्यान देंगे तो 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीप में है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? ये तो है, ये पहला यूरोप में फैला हुआ है, यूरोप के कई देश हैं। दूसरा है एशिया के मिडिल एशिया वाले हिस्सा में, मिडिल ईस्ट वाले में। तीसरा आप देखेंगे तो ये अफ्रीका में भी फैला हुआ है। तो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था साम्राज्य, जो तुर्की साम्राज्य था, जिसे ऑटोमन के नाम से जानते थे, ऑटोमन साम्राज्य। तो थोड़ा सा ऑटोमन साम्राज्य के बारे में यहाँ देख ले, जिससे चीज़ें आपको और समझ में आए। ये जो आपको दिख रहा है ऑटोमन साम्राज्य है। इस ऑटोमन साम्राज्य की जो स्थापना होती है, ये आप देखेंगे लगभग मध्यकाल से चला आ रहा था और काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। आप इसमें देखें, ये इसकी स्थापना 1699 में ऑटोमन साम्राज्य की होती है और धीरे धीरे ये पूरे आप देखेंगे जो भूमध्य सागर का हिस्सा है, भूमध्य सागर के चारों तरफ ये फैल जाता है। ये इस वाले हिस्से में पूरा इतना हिस्सा आपको जो ये हेज वाला हिस्सा जो हेज कर दिया है, ये ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य ने जो
प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसने जर्मनी का साथ दिया, और जर्मनी का जब ये साथ देगा तो देखिए चूँकि इसके कई इशू, कई मुद्दे जो मित्र संघ राष्ट्र थे उनसे मिलते थे, टकराते थे, इस वजह से उसने जर्मनी का साथ दिया। और जब जर्मनी का ये साथ देता है और जब फाइनली हार जाता है, इसके साथ संधि होती है सेब्रे की संधि। और सेब्रे की संधि के साथ ये कहा गया कि आपका जो ये साम्राज्य फैला हुआ है, इस साम्राज्य को आपको तोड़ना होगा, विखंडित करना होगा। लेकिन इस साम्राज्य का जो मुखिया होता था उसको कहते थे खलीफा। इस अंग्रेजों ने कहा कि हम खलीफा पद को बनाए रखेंगे, लेकिन आपको इस साम्राज्य को तोड़ना होगा। तो इसके लिए जो संधि थी सेब्रे में बात कही गई कि आपको खलीफा का पद तो बनाए रखेंगे, खलीफा के पद के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इस संधि के तहत आपको ये साम्राज्य इतना बड़ा है आपका, जिसमें आपका हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है यूरोप का, आप देखेंगे तुर्की है जो एशिया और यूरोप का द्वार कहा जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर जॉर्डन, सीरिया का कुछ हिस्सा, इधर आप देखेंगे अफ्रीका में इजिप्ट है, ये सब जो हिस्से हैं, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, जो ये सब हिस्से हैं, इन सभी हिस्सों को आपको अलग अलग भागों में तोड़ना होगा। इतना बड़ा साम्राज्य आप लेकर नहीं चल सकते। ये हुई सेब्रे की संधि की जो क्रक्स थी इसकी बात। लेकिन जो मुद्दा आया कि अंग्रेजों ने पहले तो कहा कि हम खलीफा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खलीफा आपका जो खलीफा पद है ये पद बना रहेगा, लेकिन बाद में अंग्रेज इस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम खलीफा पद को भी हटाएंगे। अब खलीफा पद जब हटा रहे हैं तो खलीफा पद उनसे जुड़ रहा है, इनके किस मुद्दे के साथ, इनके एक बड़े मुद्दे के साथ जुड़ रहा है जिसका नाम था धर्म। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो खलीफा था, ये जो खलीफा है ये करते क्या थे पहले ये समझ लीजिए, तो आप जुड़े कैसे जुड़ रहा है। पहली बात, ये ऑटोमन साम्राज्य का मुखिया था, ऑटोमन साम्राज्य का मुखिया हुआ करता था। दूसरी चीज़ क्या थी ये खलीफा, दूसरी चीज़ ये मुसलमानों का संरक्षक था, जितने मुसलमान थे उनका ये संरक्षण देने का काम कर रहा था। तीसरा चीज़ और क्या कर रहा था, तीसरी इसकी एक और विशेषता थी कि ये तीसरा काम ये कर रहा था कि ये जितने मुस्लिम पवित्र स्थल थे उन सभी पवित्र स्थलों को संरक्षित करने का काम कर रहे थे। तीन प्रमुख कार्य थे खलीफा के, तीन प्रमुख कार्य हमने बताया कौन से। पहली बात मुसलमानों को संरक्षण देना, उसके पवित्र स्थानों का संरक्षण, और ऑटोमन साम्राज्य का मुखिया। जब इस पद को अंग्रेजों ने हटाने की बात की तो सीधे ये मुस्लिम धर्म से जाकर जुड़ गया, मुस्लिम धर्म से जाकर ये उनके धर्म पर जाकर अटैक की तरह लगा कि धर्म पर आक्रमण है। इस वजह से जगह जगह के सभी मुस्लिम इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, इसके खिलाफ आना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ आप भारत में भी देखेंगे। भारत में क्या हो रहा है कि इस खलीफा पद के समाप्त करने के विरोध में यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और आंदोलन करते हैं क्या, आंदोलन जब करना शुरू करते हैं इसमें जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो धार्मिक प्रकृति के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, धार्मिक प्रकृति के लोग शामिल होंगे। और जब ये इनकी मांग होगी इस धार्मिक की, जो खलीफा पद है इस खलीफा पद की पुनर्स्थापना की जाए, यानी इसे पुनर्स्थापित किया जाए, और अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। और इसी बात को लेकर दोनों ये मूवमेंट कर देते हैं, इसी बात को लेकर आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन इतना बड़ा होता है कि महात्मा गांधी भी इससे छूते नहीं रहते, इसमें गांधी भी भाग लेते हैं। पहले गांधी के भाग लेने के पहले सितंबर 1919 की बात है कि अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, और वो बनाते हैं खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी गठन कर रहे हैं कहाँ पर, लखनऊ में। खिलाफत कमेटी की गठन कर रहे हैं और लखनऊ में कमेटी की गठन कर रहे हैं। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए, इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए शेख घोटानी।
शेख घोटानी को अध्यक्ष बनाया गया और इस कमेटी का जो सचिव बनाया गया वो शौकत अली को बनाया गया। शौकत अली, ये दोनों अली बंधु हुआ करते थे। एक अब्दुल अली नाम है, मोहम्मद अली, और दूसरे हैं शौकत अली। दोनों अली बंधु हुआ करते थे, बड़ा ही एक्टिव रहते थे। तो शौकत अली खिलाफत कमेटी के सचिव बनते हैं और शेख घोटानी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, जो 1919 में बनता है। नवंबर 1919 में देखेंगे खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन हुआ और जो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन होता है इसके अध्यक्ष गांधी जी हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं और महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो मुस्लिमों की मांग थी उस मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मांग कर रहे हैं, इनके धर्म की जो डिमांड है, ये डिमांड गलत नहीं है, सही है। और उसने क्या कहा महात्मा गांधी ने? उन्होंने कहा कि जो मुस्लिमों की मांग है जायज़ है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन का सहयोग करें। फिर तीसरी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती कि जो खलीफा इनके पद को पुनर्स्थापना नहीं कराती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन चलाएंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन चलाने की बात कही उन्होंने। अब 1919 तक बात आपने समझी। बात आती है 1920 में। 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों को जोड़ दिया जाता है। और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये आंदोलन और बड़ा व्यापक हो जाता है और इस आंदोलन को अब जानते हैं क्या? जुड़वा आंदोलन के नाम से। जुड़वा आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी बोले इंग्लिश में ट्विन मूवमेंट। जुड़वा आंदोलन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? खिलाफत और असहयोग जैसे इलाहाबाद में जुड़ा गया, इसे बोला गया जुड़वा आंदोलन। और ये जो जन भागीदारी थी ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब महात्मा गांधी का इसमें शामिल होना और इसमें जो गांधी का असहयोग है और जो खिलाफत है, दोनों एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे। इससे देखेंगे ये आंदोलन की जो आधारशिला है, आंदोलन की जो जन जन भागीदारी है वो बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। ये था आंदोलन, ये थी पूरी बातें किसकी? खिलाफत की। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलन है इसकी थोड़ी सी और बात करें। इसकी खिलाफत आंदोलन कुछ महत्व भी है, कुछ विषय, कुछ आलोचनाएं भी है। इसकी पहले आलोचना की बात कर लें हम। पहले से आलोचना करेंगे हम कि ये पहली बेवजह जो धर्म से तो जरूर जुड़ा था, लेकिन ये भारत के क्षेत्र से बाहर के मुद्दे पर लड़ा गया ये आंदोलन था, जिससे हमारे राष्ट्रवाद का कोई लेना देना नहीं था। हमारे जो राष्ट्रवाद था, जो नेशनलिज्म था, इससे कोई लेना देना नहीं था। अतः ऐसे आंदोलन को करने का कोई विशेष औचित्य नहीं बनता था। ये पहली बात थी। दूसरी आलोचना क्या है कि धर्म और राजनीति का यहाँ पे घालमेल कर दिया गया, यानी धर्म और राजनीति को मिला दिया गया और इसका परिणाम क्या होगा कि जो अलगाववाद है या सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे बचना था हमारे नेताओं को। अब ये चीज़ और हुआ कि तीसरी चीज़, जब धार्मिक बातें बढ़ाई जाने लगी तो जो धार्मिक प्रकृति के जो नेता थे, जो उनका कद बढ़ा, जैसे शौकत अली हो गए, हमने बताया मोहम्मद अली, ये जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, शौकत अली के भाई, इनका कद बढ़ता है, चाहे कांग्रेस हो या खिलाफत हो, दोनों में। लेकिन इसके विपरीत एक उल्टा प्रभाव ये पड़ेगा इसका कि जो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, उनके कद में कमी आ जाती है, उनकी वैल्यू कम होती है। इससे ये जो वैल्यू है धर्मनिरपेक्षता का, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और क्या हो रहा है, ये इसकी आलोचना और है कि जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया था तो क्या खिलाफत भी वापस हो गया था? देखेंगे जी नहीं, खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला।
यहाँ पे अगर बताएं आपको, चौथी आलोचना जो हमने की कि खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेके 1924 तक चला, जबकि असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चलाया था वो 1922 में चौरी चौरा के बाद समाप्त हो जाता है। इसके 2 साल बाद तक ये चलता है। क्यों? ये बात ये बताती है कि आप हिंदू मुसलमानों के साथ भले सहयोग कर रहे थे, लेकिन जो मोहम्मदन थे वो अपने धर्म के मुद्दे पर अभी भी कायम थे। यानी ये आंदोलन, एक बात स्पष्ट होती, कुछ विद्वान इसका, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें कुछ इतिहासकार कह रहे हैं। और इतिहासकार ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हिंदू और प्लस मुस्लिम को जोड़ने का कार्य किया गया, वो आखिरकार हिंदू पहले जब हट जाते हैं तो मुस्लिम तब भी उनके साथ नहीं रहते, वो हटते नहीं हैं, वो तब भी लड़ते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप जो एकता की बात कर रहे हैं, वो एकता उतनी नहीं दिखती जितनी दिखनी चाहिए थी। तो ये एक आलोचना थी। दूसरी प्रमुख आलोचना क्या है? एक आलोचना, अच्छा हमने 3-4 आलोचनाएं बताई, बहुत आलोचना जानने का आपको स्कोप नहीं है, प्री की बात हम कर रहे हैं। इतना आपको हमने बताया कि थोड़ी सी आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझें, ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे समझें। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या था, महत्व भी बता देते हैं, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट महत्व की भी जान लीजिए, जिससे अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट मिले। इसका महत्व पहला बता दें कि ये हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों की एकता को बढ़ावा देने का काम किया। आपने देखा इसके पहले एक और आंदोलन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन के खिलाफ। वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। उससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसमें मुसलमान भाई भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके धर्म से जुड़ा हुआ एक इशू आया था, खिलाफत। यानी उनका जो खलीफा हुआ करता था, खलीफा का पद वो मानते थे ईश्वर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है हमारे धर्म में, तो इनसे जुड़ा हुआ था। तीसरा, इसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। किस आधार पे? कि अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, तो थोड़ी बहुत नेशनलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि खिलाफत का नेशनलिज्म से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी इसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। और क्या? और देखेंगे अंग्रेजों का जो चरित्र था, अंग्रेजों के जो व्यवहार थे, जो चरित्र था, जो रवैया था, उस रवैया का उजागर करता है ये दोनों आंदोलन मिलकर। चाहे असहयोग हो चाहे खिलाफत, दोनों ये काम कर रहे हैं। तो ये थे खिलाफत मूवमेंट की पूरी बातें। अब एक बार आप जान लें कि जितने हमने बात की उसकी अगर हम पीपीटी देखें तो आइए। अच्छा, एक चीज़ और आप यही जान लें कि जो खिलाफत के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, इनका भी नाम आप जान लें, क्योंकि नेता तो हमने बताया ही नहीं अभी तक कि कौन कौन नेता एक्टिव थे। खिलाफत में पहली बात आपको ये जाननी है कि जो अली बंधु थे वो दोनों एक्टिव हैं। अली बंधु में कौन कौन? पहला अली बंधु। अली बंधु में कौन? एक तो शौकत अली और दूसरे मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पे गांधी की आलोचना की थी कि आपने क्षेत्रातीत मुद्दे पर बेवजह मुसलमानों को बढ़ाया, यह धर्मनिरपेक्ष मुद्दा नहीं है, यह धार्मिक है, सांप्रदायिक है, उन्होंने आलोचना की थी। लेकिन यहाँ पर जो शौकत अली हैं और मोहम्मद अली हैं, जो दोनों भाई हैं, उन दोनों ने प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरी भूमिका कौन निभा रहे हैं? दूसरी है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक गांधीवादी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं पूरे नेशनल मूवमेंट में। उसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद, देखेंगे ये भी बड़ी ही पवित्र मुसलमानों की श्रेणी में माना जाता है और ये भी पूरे नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रहते हैं। चौथे कौन हैं? चौथे देखेंगे हकीम अजमल खां हैं, ये भी पूरे नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रहते हैं। ये और कौन है? शेख घोटानी हैं, जो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए और सचिव बनाए गए थे शौकत अली। ये जो 4, 5, 6 नाम हमने बताए, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, शेख घोटानी, शौकत अली, ये सब प्रमुख नेता थे खिलाफत मूवमेंट के। खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले ये प्रमुख लीडर थे। तो इतनी जितनी बातें हमने की, आइए उनका हम एक बार आपको पीपीटी दिखा दें, फिर आगे हम बात करेंगे किस पे? अपने नेशनल असहयोग आंदोलन पर। खिलाफत आंदोलन की जो समय है वो आपको हमने पहले ही बताया, जैसा कि पीपीटी में दिखाया जा रहा है कि इसका समय है 1919 से लेकर 1924 के बीच में। ये असहयोग से पहले स्टार्ट होता है, असहयोग के बाद तक चलता है।
आंदोलन के कारण प्रमुख गतिविधियों की हमने बात की है। इसमें खिलाफत आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था जो खलीफा को पद के पुनर्स्थापना के लिए किया गया था। कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की और जर्मनी दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे मित्र राष्ट्रों से, और उन जो जर्मनी को दंड देने के लिए वर्साई की संधि हुई थी, दूसरी बची थी सेप्रे की संधि, वो तुर्की से इन्होंने किया था। तुर्की साम्राज्य का विखंडन उन्होंने किया जो ऑटोमन साम्राज्य था, और यहाँ पे उन्होंने कहा जो खलीफा पद है, इस खलीफा पद को हम बनाए रखेंगे लेकिन साम्राज्य का विखंडन होगा। अंग्रेजों ने पहले ये कहा लेकिन बाद में तुर्की का विखंडन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुकर गए कि खलीफा पद को भी उन्हें समाप्त करने की बात कही, और उन्होंने कहा कि खलीफा पद हम समाप्त करेंगे। खलीफा की महत्वपूर्ण बात क्या थी? यह ऑटोमन साम्राज्य का मुखिया था, मुस्लिमों का संरक्षक था, और जितने मुस्लिम पवित्र स्थल थे उनकी देखरेख करते थे। अब खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए जो तुर्की में है, जो टर्की का है, उस मुद्दे को लेकर भारत में आंदोलन हो गए और उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, खिलाफत का मतलब खिलाफ वाला नहीं है, ये खिलाफ वाला खिलाफत नहीं है, बल्कि ये खलीफा वाला खिलाफत है। यानी खलीफा पद की स्थापना के लिए किया गया आंदोलन खिलाफत था, न कि विरोध वाला खिलाफत। ठीक है, क्लियर होना चाहिए बात यहाँ पर, नहीं तो आपसे कहीं घुमा के पूछ लें तो बात कंफ्यूज हो जाए। दूसरी चीज़ आप देखें, सितंबर 1919 में लखनऊ में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शेख भूटानी थे और सचिव शौकत अली को बनाया गया। इसमें प्रमुख नेता की हमने बात बताई कि मोहम्मद अली होंगे, शौकत अली होंगे, हजरत मोहानी होंगे, अबुल कलाम आज़ाद होंगे और हकीम अजमल खां होंगे। ये सब प्रमुख नेता हैं। हमने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, यहाँ पर जिन्ना नहीं है। इतनी बातें स्पष्ट। तो आगे आइए, फिर नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन किया गया। नोट करने वाली बात है, बार बार देखी जाने वाली बात है कि वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और मुस्लिमों की मांग को जायज़ बताया और हिंदुओं से सहयोग की अपील की। और दूसरा क्या करते हैं और कर रहे हैं कि सरकार से उन्होंने मांग की कि जो आंदोलन है इसे हम और बड़ा करेंगे अगर आप सहयोग नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने बात मांग की। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा देखेंगे तो इन्होंने आलोचना, जो खिलाफत मूवमेंट है, ये 1920 में इलाहाबाद के साथ असहयोग आंदोलन और खिलाफत को जोड़ देते हैं। उसके बाद इसे आप कहते हैं क्या? ट्विन मूवमेंट, जुड़वा आंदोलन। जुड़वा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आलोचना के बिंदु हमने बताया कि क्षेत्रात्मक मुद्दे पर लड़ा गया आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं था। धर्म और राजनीति का घालमेल किया गया, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। धर्मनिरपेक्ष मुस्लिमों का कद कम हो गया। खिलाफत के नेता अवसरवादी निकले और उन्होंने असहयोग जब बंद कर दिया गया तब भी वो आंदोलन चलाते रहे। इसका महत्व हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, अंग्रेजों का चरित्र उजागर कर रहा है। इतनी बात खिलाफत के बारे में आपको जाननी थी। इतनी बात हमने अभी तक आपसे चर्चा की। अब इसके आगे हमें जो चर्चा करनी है वह असहयोग आंदोलन है। आइए, आपको हमने बात कर ली कि हमने जो खिलाफत मूवमेंट है उस पर हमने आपसे चर्चा कर ली। खिलाफत आंदोलन की एक एक चीज़ हमने डिटेल में की। अब इसके बाद हमें बात करनी है किस पे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कुछ चर्चा इस वीडियो में करेंगे, कुछ चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 30 मिनट तक का समय तो हो ही गया। हमने जैसा कि बताया था कि हमारे पास 10 से 12 मिनट 15 मिनट बचेंगे, तो उसमें कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बेसिक चीज़ें आपसे हम बात करेंगे और उसे आप बिल्कुल सब्र के साथ सुनेंगे और नोट करते जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, जो आंदोलन हुआ, खास करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, ये प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन है महात्मा गांधी का। ये प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन है जो चलाया गया 1920 से लेकर 1922 तक। ये एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या है? ये एक जन आंदोलन था।
कैसे आप, हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस कि ये एक जन आंदोलन था, कैसे आप सिद्ध करेंगे? कुछ पॉइंट देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, अपने तर्क से स्पष्ट करें या अस्पष्ट करें। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको आंसर राइटिंग क्लियर। देखिए, तो ये जन आंदोलन क्यों था? क्योंकि इसमें गांव से लेकर शहर तक लोगों की भागीदारी है। दूसरी, इसमें जात के आधार पर देखा जाए तो उच्च जात से लेकर निम्न जात तक लेकर जनजातियां तक शामिल है। तीसरी चीज, इसमें युवा, छात्र और कौन, पुरुष, महिला और कौन, मजदूर, किसान, यानी जितने वर्ग हो सकते हैं सब की सब शामिल है। और साथ ही साथ ये सांप्रदायिक एकता की भी यहाँ पर भावना आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या हो रहा है? इससे ये बात साबित हो रही है कि एक जन आंदोलन था। अच्छा, और चीज़ क्या एक घटना होती है इसमें, एक चीज़ और देखेंगे आप कि इसमें सांप्रदायिक एकता का जो प्रमाण मिल रहा है, बहुत बड़ा प्रमाण मिल रहा है। वो कौन सा प्रमाण है? कि ये आप पहले बता दें कि ये है जामा मस्जिद, ये है जामा मस्जिद और ये है स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है? इसमें एक सांप्रदायिक एकता का एग्जाम्पल मिल रहा है कि जो जामा मस्जिद है, यहाँ से भाषण दे रहे हैं कौन? श्रद्धानंद सरस्वती। श्रद्धानंद जो एक कट्टर हिंदूवादी नेता हुआ थे, आर्य समाज से जुड़ने वाले नेता हैं, वो जामा मस्जिद से मुस्लिमों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं इस समय। और दूसरे अगर देखेंगे जो अमृतसर है, अमृतसर में जो सिखों का पवित्र स्थान है स्वर्ण मंदिर, यहाँ की चाबी अली बंधु को दे दी जाती है। यहाँ की चाबी अली बंधु को नहीं, सैफुद्दीन किचलू को दे दी जाती है। सैफुद्दीन किचलू को दी जाती है। अली बंधु को चाबी दी जाती है बिरला मंदिर की। जो बिरला मंदिर है वहाँ पे अली बंधुओं को चाबी दी जाती है। यानी देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रमाण मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक मिल रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रमाण देखने को मिल रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का। तो ये इसका महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होगी। एक चीज़ और जब हमने आप यही बताई है, बात की है, तो हम यहीं पे बता देना था जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, इसकी भी बात कर लें, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, मेडोल का क्वेश्चन है और हमने डिस्कस की है। जो आर्किटेक्चर आप जो मुगल की हमने बात की थी, इसकी स्थापना कराया था शाहजहां ने। कब कराया था? समय था 1656 का। और देखेंगे ये एक विशेषता इसकी और है कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। यहाँ पर कई लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी बात करें। अब फिर आते हैं अपने टॉपिक वापस। तो ये एक सांप्रदायिक एकता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की से संबोधित कर रहे हैं श्रद्धानंद सरस्वती और स्वर्ण मंदिर से संबोधित कर रहे हैं सैफुद्दीन किचली और अली बंधुओं को चाबी दी गई बिरला मंदिर का। तो ये एक बहुत बड़ा जो नेशनल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा सहयोग देखने को मिलता है। किसका? जो मोहम्मडन है, हिंदू हैं, जो सभी वर्ग हैं, सिख हैं, एक साथ आते हैं। इतनी बातें स्पष्ट। तो अब बात कर ले कि आंदोलन का कारक क्या था, कारण क्या थे, किस कारण से आंदोलन किया गया, कारण पे एक बार चर्चा हो जाए। तो कारण में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो कारण है, आप देखेंगे इसके पहले हमने जो बात की थी 1919 में जो आया था रॉलेट एक्ट, इससे लोगों में बड़ी निराशा आई थी। हमने बात की क्यों? क्योंकि ये बिना दलील, बिना वकील और का कानून था, इसकी हमने बात की थी। हमने जब आपको बताया था रॉलेट एक्ट पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि नो दलील, नो अपील, नो वकील कानून है। यानी इसमें आप दलील नहीं कर सकते, इसमें आप वकील रखने का अधिकार नहीं था आपको, और यहाँ पर आपके पास कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कानून बनाया गया जहाँ पर आपको बिना किसी शंका के आधार पर गिरफ्तारी थी और 2 वर्ष तक कैद करने का सजा प्रावधान था। तो ये इससे लोगों में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई। पहला फैक्टर तो ये है कि असहयोग के जो कारण के रूप में आता है, पहला फैक्टर होता है क्या? इससे लोगों में बहुत बड़ी निराशा उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? जो आपका जो कानून था रॉलेट एक्ट। दूसरी चीज क्या थी? 1919 में लोगों ने सुधार की आस लगाए बैठे थे कि कुछ रिफॉर्म करेंगे ये लोग, और लोगों ने कोई रिफॉर्म नहीं किया ब्रिटिश से। इससे भी लोगों में निराशा है।
ये दो कारण हो गए। पहला कारण हमने बताया रॉलेट टैक्स से निराशा, दूसरा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उससे निराशा। तीसरा कारण देखिए, पहला कारण और दूसरा कारण आपको देख लिया, तीसरा कारण देखिए क्या है। जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इस समय भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई, इससे उत्पन्न जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही वो कौन सी, युक्त तो यहाँ पे गरीबी और बढ़ गई, भूखमरी की स्थिति आ गई, उसके अलावा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। और क्या हुआ, जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन था, आप देखेंगे इन्फ्लेशन इकोनॉमी का टर्म है, कभी बात होगी इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई चेन था वो सप्लाई चेन बंद हो जाता है और डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। यानी जब डिमांड और जो सप्लाई होती है, ये जो ग्राफ होता है डिमांड और सप्लाई का, जब सप्लाई ही बंद हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। और ये हो रहा है प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। पहली कंडीशन तो रॉलेट एक्ट की वजह से निराशा, दूसरी 1919 का जो एक्ट था उससे निराशा, तीसरी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इससे निराशा हो रही है। क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी आ रही है, इससे लोग और परेशान होंगे। इसके अलावा रही कहीं कसर पूरा करता है जलियांवाला कांड। जो जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याएं कर दी गई, हजारों लोगों को मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा, इससे जो क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारी आंदोलन और बढ़ रहे हैं। और जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को चलाने की शुरुआत करेंगे तो लोग इसमें खूब जम के सहयोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी होता है। तो ये प्रमुख कारक थे जिसकी वजह से नान का ऑपरेशन मूवमेंट हुआ। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो रहा है, ये आपको कारक तो समझ में आ गए। यहाँ पर हमने जो कारण की बात की वो कारण आपको डिटेल में समझ में आ गए। कारण के बाद अगली अगर हम बात करें तो वो होगा क्या, इसके जो आंदोलन हुआ उसकी कुछ गतिविधि कैसे चल रही है। अब समय आता है सितंबर 1920 का, पूरी तरह से खिलाफत चल रहा है, खिलाफत आंदोलन अभी पूरी तरह से चल रहा है, पूरा एक्टिव है। महात्मा गांधी, इसके पहले हमने आपको बताया कि नवंबर 1919 में वो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। उसके बाद अभी खिलाफत चल रहा है, तो ठीक उसकी एक साल बाद 1920 में, सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया। वो कहाँ पे विशेष अधिवेशन हो रहा है, बुलाया गया है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ पर पहली बार असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए गांधी की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तुत किया कि हम असहयोग आंदोलन लाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाएंगे। प्रस्ताव कौन पारित कर रहा है, प्रस्ताव रखने का काम कर रहे हैं महात्मा गांधी और अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो जाता है, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बावजूद यहाँ पर कई बड़े नेता, कद्दावर नेता इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। प्रस्ताव के विरोध में जो नाम थे वो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, जानना महत्वपूर्ण है। एक तो जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, वो खुद इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। दूसरे कौन है, एनी बेसेंट इसके विरोध में है। सीआर दास, ये भी इनके विरोध में, नाम जानना महत्वपूर्ण है सीआर दास का, ये हम ब्लू में दिखा देते हैं। सीआर दास नाम याद रखिए, भी काम करेंगे आगे ये। और कौन विरोध में है, मदन मोहन मालवीय भी, यानी हिंदू महासभा के लोग भी विरोध में हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी विरोध में, हमने जिन्ना के बारे में बताया था कि वो कह रहे थे कि मुसलमानों की इशू पे आपको नहीं रुकना होगा अभी, क्योंकि धार्मिक इशू ना उठाइए। तो ये प्रस्ताव के विरोध में थे, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में महात्मा गांधी का असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का जो प्रस्ताव था, जो बिल था, ये होता है क्या, पारित होता है। और जब पारित होता है तो रखा जाता है कि फाइनल निर्णय के लिए अंतिम निर्णय होगा कहाँ पर, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, जो 1920 में होना था। 1920 में होना था, ये हुआ था सितंबर में। और आप देखेंगे जो नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन होगा वो होगा दिसंबर 1920 में।
इस दिसंबर 1920 में पूरी तरह से गांधी भी तैयार है और विरोधी भी तैयार है। इस दौरान कई गतिविधियां होती हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना जानना महत्वपूर्ण है कि जो कई विरोधी थे इस वक्त तक, वो कई महात्मा गांधी की ओर झुक गए थे। इनमें प्रमुख नाम है सी आर दास का। सी आर दास जो अब तक गांधी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, अब जो नागपुर का अधिवेशन है, इस नागपुर के अधिवेशन में गांधी के प्रस्ताव को खुद प्रस्तुत करेंगे। ये गांधी का औरा था, गांधी का प्रभाव था कि गांधी की वजह से कितने लोग बदल जाया करते थे। गांधी जी उस समय एक बड़े कद्दावर नेता होते थे। तो अब देखिए, जो कद्दावर, इनका कद बहुत बड़ा था, इनका कद बहुत बड़ा हो गया था कांग्रेस में अब तक। अब देखेंगे कि जो अंतिम निर्णय होना था कहाँ पर, नागपुर के अधिवेशन में। नागपुर का अधिवेशन कहाँ होगा, 1920 में होगा। और इसके अध्यक्ष, इसकी बात हम सोच रहे हैं अब अगले वीडियो में करें। क्यों? क्योंकि नागपुर का अधिवेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने सोचा था कि नागपुर अधिवेशन डिस्कस कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस नागपुर के अधिवेशन में देखिए क्या क्या होने वाला है। पहली बात, जो सी आर दास हैं, ये विरोधी न होकर गांधी के सहयोगी हो जाएंगे। यहाँ पर रजवाड़ों के विषय पर चर्चा होगी और कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से गांधी के अनुसार बदल दिया जाएगा। इसके पहले भी कांग्रेस के जो स्ट्रक्चर, इसे बदलने की चर्चा तिलक ने की थी, लेकिन बदला नहीं गया था। और ध्यान देने वाली बात है कि इसी समय जब ये आंदोलन चलाया जाएगा, इसकी आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से ही कर दी जाएगी। इसी समय, इसी डेट पे तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक की मृत्यु हो जाती है और तिलक के नाम पे महात्मा गांधी ने एक फंड बनाया और जिसमें उन्हें चंदा लेना शुरू किया। और चंदे में देखेंगे 1 करोड़ की राशि इकट्ठा हो जाती है और इस 1 करोड़ की राशि का उपयोग असहयोग आंदोलन में चरखा बांटने में करेंगे। इसकी चर्चा अभी हम आपसे आगे करेंगे जब अगले वीडियो की डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बातें थी, इतनी बात तो यानी अभी नागपुर अधिवेशन हम पेंडिंग रखे हैं। नागपुर अधिवेशन की डिटेल बात हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आइए, आज की वीडियो में इतना ही। पीपीटी देखते हैं, जितनी हमें जो ड्यू है, जितनी उसकी बात करते हैं। हमने बात की खिलाफत मूवमेंट की, हमने आपसे चर्चा कर ली है। हमारी जो बात होनी थी आपसे असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, जहाँ पर गांधी ने 1920 से लेकर 22 तक के आंदोलन चलाया था और ये जन आंदोलन था। क्यों? इसका कारण हमने बताया कि गांव, शहर, निम्न, उच्च, छात्र, युवा, महिला, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम सब इसमें भाग लेते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ बताई, हिंदू मुस्लिम एकता का एक पर्याय एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है कि श्रद्धानंद सरस्वती जामा मस्जिद से भाषण देते हैं, सैफुद्दीन किचलू स्वर्ण मंदिर से भाषण देते हैं और अली बंधु बिरला मंदिर को संबोधित कर रहे हैं। इस आंदोलन का प्रमुख कारक हमने बताया, 4 मेजर कारक बताएं। इन चारों को आप एकदम याद कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कारक कौन सा नहीं था या कौन सा था। पहला, रॉलेट टैक्स से उपजी निराशा। दूसरी, 1919 एक्ट से उत्पन्न निराशा। दूसरा, जो प्रथम विश्व युद्ध था उससे उत्पन्न स्थितियाँ, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी, ये सब, और जलियांवाला बाग कांड का परिणाम। ये प्रमुख रूप से क्या थे? ये कारक थे किसके? ये कारक थे असहयोग आंदोलन के। आंदोलन प्रगति कैसे हो रही है इसकी हमने बात की। पहले होता है आंदोलन की प्रगति के लिए कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जो सितंबर 1920 में हो रहा है। अध्यक्ष हो रहे हैं लाला लाजपत राय। असहयोग से संबंधित प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाता है, गांधी ने प्रस्तुत किया। अंतिम निर्णय नागपुर के लिए छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। कौन? लाला लाजपत राय ने, जो स्वयं अध्यक्ष थे, एनी बेसेंट ने, जो बड़ी नेता उस समय थी, सी आर दास ने, और कौन विरोध कर रहे हैं? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के कारण इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए रखा गया कि नागपुर का अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में होगा उसमें तक पेंडिंग रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमने आपसे की आज के वीडियो में, इतनी हमारी चर्चा हुई, पूरी पीपीटी आपने देखा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अपनी वाणी को यहीं पर देने की कोशिश करेंगे। विराम, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो टॉपिक होगा, एकदम टॉपिक अब तो ओपन है, किसकी बात करेंगे हम? बात करेंगे हम पहले नागपुर
अधिवेशन की जो 1920 में हुआ है, फिर असहयोग आंदोलन की प्रगति की, फिर बात करेंगे असहयोग आंदोलन के परिणाम की, उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ हो रहा है इसकी बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारी आपसे बात होगी असहयोग आंदोलन पर, आप देखेंगे असहयोग आंदोलन की वापसी कैसे हो रही है, उसके बाद असहयोग आंदोलन की आलोचना में जो वापसी में उसके विरोध में क्या क्या लोगों ने कहा, इतनी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितने भी नए व्यूअर हैं उन्हें एक बार हम फिर बता दें कि ये चैनल स्पेशली यूपी PCS, IAS, PCS के लिए ड्रा किया गया, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। यहाँ पर हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, सुबह हम 9 बजे रोज़ लाइव लेकर वीडियो आते हैं। दूसरा काम ये करते हैं हम कि आपको टेलीग्राम पर हम इससे संबंधित प्री के क्वेश्चन अपलोड करते हैं। और तीसरा, जो व्हाट्सएप पर जो आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में इसके वीडियो के लिंक देने के साथ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देते हैं, और ये क्वेश्चन मेंस के होते हैं। यानी हम तीनों लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग करें, प्री के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और ख़ास करके मेंस की आंसर राइटिंग करते रहें। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप पारंगत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।